कि जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, अपनों को अपने पर इल्जाम बहुत है। जब मेरा देश आजाद होगा, भारत खुशहाल होगा, भारत का विकास होगा। मैं नाथूराम गोडसे की चर्चा कहां कर रहा हूं? उसकी चर्चा वो चर्चा करने लायक है क्या इस सदन में? मैं तो पूज्य बाबू महात्मा गांधी की चर्चा कर रहा हूं, मैं नाथू गोडसे की चर्चा क्यों करूं? सपने को देखा था गांधी जी ने, जिस सपने को देखा था भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, उसी सपने की तरफ उंगली उठा के लोग बता सकता है कि यही काम आज की सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदस्यगण इस अभिभाषण के लिए राज्यपाल के कृतज्ञ हैं। माननीय सदस्य श्री राम विलास अभी बोलेंगे, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकट करता हूं और साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का मौका दिया। जहर पीते पीते जहर हो गया हूं, जहर पीते पीते जहर हो गया हूं, यह मत समझना कि बेखबर हो गया हूं। जहर पीते पीते जहर हो गया हूं, ये मत समझना कि बेखबर हो गया हूं। रखा हूं पैनी नजर बिहार पर सदा, भूल से भी मत समझना कि रह गुजर हो गया हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझको लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया और जिन योजनाओं की चर्चा की है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपकी इजाजत से मैं कुछ अतीत की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस सदन की गरिमा और मर्यादा और आदर्श 1952 में परंपरा के रूप में शुरू हुई। 15 अगस्त 1947 के पहले यह देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ करा रहा था। मैं वहां की बात कहना नहीं चाहता हूं कि इस देश के तकदीर और मुकद्दर का फैसला करने वाला इस देश में नहीं बैठता था, भारतवर्ष में नहीं बैठता था, बल्कि इस देश के तकदीर और मुकद्दर का फैसला करने वाला इस देश के बाहर इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, अमेरिका में यानी विदेशों में रहता था और वहीं से बैठ करके इस भारत के लोगों की तकदीर और मुकद्दर का फैसला करता था। 1857 में इस देश की जंगी आजादी की लड़ाई की सुगबुगाहट हुई, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत और क्षमता थी, इतना दल बल था, जिनका सूर्यास्त दुनिया में नहीं होता था। लोग कहते हैं कि अगर भारत में सूर्य डूबता था तो रसिया में उग जाता था, रसिया में डूबता था तो सऊदीया में उग जाता था, यानी दुनिया भर की जो ताकत थी वो ताकत थी विदेशों में, और इसलिए यहाँ के लोगों में हिम्मत और हौसला अफजाई नहीं हो रहा था। 1857 के बाद क्रांति थम गई, लेकिन इस देश में एक अभूतपूर्व घटना जो दुनिया के पैमाने पर घटना हुई वो 19 अप्रैल 1919 को हुई, जिसको जालियांवाला बाग कांड कहा जाता है। आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, उस घटना में 1 घंटे के अंदर 1600 नौजवानों का खून हुआ था, लाल लाल खून बहे थे। मैंने किताब में पढ़ा है कि एक ऐसे नौजवानों की शादी 27 फरवरी को हुई थी और 19 अप्रैल को उसी नौजवान को गोली लगी थी। उसको निहारने के लिए उसकी अर्धांगिनी वहां पहुंची थी, रात भर लाश को टटोलते रही। सुबह पता चला कि उसकी लाश वहां पड़ी है, उससे लिपट कर वो विलाप करने लगी, रोने लगी। तो उस नौजवानों के मुंह से सिर्फ यही निकला, भारत माता की जय, और वो मर गया। कई कांड हुए, कई कांड हुए, काकोरी कांड हुए, साइमन कमीशन वापस जाओ में कांड हुए, 31वें कांड हुए,
1947 में कायम हुए और 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आज जिस लोकतंत्र के मंदिर में मैं उपस्थित हुआ हूं, नौजवान सभी सम्मानित सदस्यों को गौरवान्वित होना चाहिए कि प्रजातंत्र में सारी शक्ति जनता के हाथ में निहित होती है। कुछ एक समय के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों के हाथ में ताकत सौंपती है, लेकिन उस ताकत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उस ताकत का सदुपयोग होना चाहिए, जिसका बदला वही जनता 5 साल में लेती है। इसलिए नौजवान साथी, जिसको संभाला, मैं तो देख रहा हूं राज्यपाल के आगमन के बाद राजेंद्र प्रसाद का कोई नाम नहीं लिया, गौतम बुद्ध का कोई नाम नहीं लिया, सम्राट अशोक का कोई नाम नहीं लिया, आर्यभट्ट का कोई नाम नहीं लिया। ऐसे नामकरण मैं इसलिए इतिहास को दोहराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास को, संविधान को मिटाना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते, उसकी मानसिकता यह नहीं है कि जिन महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी, बलिदानी दी, इस मंदिर को संवारा सजाया, उसके नामकरण में भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय कि निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, आखिर भगत सिंह ने क्यों कुर्बानी दी, आखिर चंद्रशेखर आजाद ने क्यों अपने माथे पर गोलियां मार दी, आखिर क्या कारण था कि पूज्य बाबू महात्मा गांधी जीवन भर संघर्ष करते रहे? क्या कारण था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने अपनी कुर्बानी दी? क्या वजह थी अशफाकुल्लाह और खुदीराम बोस ने अपनी कुर्बानी दी? हंसते हंसते क्यों फांसी के फंदे को चूम लिया? इसके पीछे क्या मकसद था? इसके पीछे मकसद था जब मेरा देश आजाद होगा, भारत खुशहाल होगा, भारत का विकास होगा। और जो सपना उन्होंने देखा था, माननीय सदस्यगण, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप भारत माता कीजिए। माननीय सदस्य अपने बातों को कह रहे हैं और माननीय सदस्य जो आज का विषय है उस विषय पर ही केंद्रित होइए। अध्यक्ष महोदय, जाइए, आप जाइए। अरे एक दलित महादलित को इस तरह से डिस्टर्ब मत करो। ये मैंने कहा है, हम अम्बेडकर का नाम लेते हैं, आप हम राम मनोहर लोहिया का नाम लेते हैं, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, तो अम्बेडकर के नाम पर आपको आपत्ति क्यों होती है? मैं महादलित हूँ, आप हमको बोलने से रोक नहीं सकते। माननीय सदस्यगण, आप टोका टोकी ना करें। मैंने उनसे कहा है कि आप सब्जेक्ट पर ही अपने बात को रखिए। अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी, मैंने कहा है उनको कि अपने जिन लोगों ने आज जो विषय है उसी पर आप अपना बात रखिए। आप बैठिए। जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने सपना देखा था कि जब आजादी मिल जाएगी मुझको, चलो हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में ले लो। चंद्रशेखर आजाद ने सोचा था कि आजादी मिल जाएगी तो चलो मेरी जान भी जाएगी तो कोई बात नहीं। खुदीराम बोस की भी यही इच्छा थी, यही आकांक्षा थी, यही इच्छा और आकांक्षा थी। अध्यक्ष महोदय, उनके सपने थे कि जब देश में आजादी मिलेगी, आजाद भारत होगा, तो देश का विकास होगा, देश की उन्नति होगी। बोलिए। माननीय सदस्य अपने बात को रखिए। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी व्याथा, अपने इतिहास के पन्नों को दोहरा रहा हूं। मेरी इनसे कोई गिलवा शिकवा नहीं है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम
जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चिरागों के सफर में दबदबा हो अंधियों का तो फिर अंजाम गुलमत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मोहब्बत और शांति अमल की बात हो रही है यहाँ। मैं उन शहीदों की कुर्बानी का लेश मात्र कहानी व्यक्त कर रहा हूं कि उनकी इच्छा क्या थी, उनकी आकांक्षा थी, उसकी इच्छा थी, अपेक्षाएं थी। जब देश आजाद होगा, लोकतंत्र आएगा, जनता के दुख सुख को हम उजागर करेंगे, उसके घर बनेंगे, उसको शुद्ध पानी मिलेगा, उसको शिक्षा मिलेगी, उसको स्वास्थ्य मिलेगा, महिला का सशक्तिकरण होगा, सेनाओं का भी मनोबल बढ़ेगा। जगह पर बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, महिला के सशक्तिकरण के बारे में। इसलिए मैं माननीय गवर्नर ने जो निर्देश दिया है उसी विषय से रिगार्डिंग बोल रहे हैं। ये लोग महिला की बात सुनना ही नहीं चाहते। आप गांव में जाओ, पूज्य बाबू महात्मा गांधी जब गांव-गांव घूमते थे तो पूज्य बाबू महात्मा गांधी को गांव के अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, मूर्ख लोग, किसान लोग, मजदूर लोग पूछते थे, गांधी बाबा ये जो कहते हैं कि देश आजाद हो जाएगा तो क्या होगा आजादी के बाद, क्या आजाद होता है? तो वो कहते थे अरे यार मैं गॉड से बैठिए स्थान ग्रहण कीजिए। मैं नाथूराम गोडसे की चर्चा कहाँ कर रहा हूँ? उसकी चर्चा, वो चर्चा करने लायक है क्या इस सदन में? मैं तो पूज्य बाबू महात्मा गांधी की चर्चा कर रहा हूँ। मैं नाथू गोडसे की चर्चा क्यों करूँ? नाथू गोडसे का क्या दायित्व था, क्या कर्तव्य था, क्या भूमिका थी गांधी को मारने में, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे की चर्चा करो, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जिसने पानी के फंदे को लटका, उसकी क्या इच्छा थी? पूज्य बाबू महात्मा से जब पूछते थे तो पूज्य बाबू महात्मा कहते थे कि आजादी के बाद ग्राम स्वराज स्थापित होगा। पूज्य बाबू को जब सवाल कहे लेते थे, मैंने उनसे कहा है कि रास्ते पर ही रहिए, तो पूज्य बाबू कहते थे आजादी के बाद ग्राम स्वराज स्थापित होगा, गांव में खुशहाली आएगी, महामहिम लोग खुश होंगे, गांव का वो सब बातें हैं, विकास होगा। यानी इसमें भारत दिल्ली के शहरों में नहीं, भारत बंबई के शहरों में नहीं, भारत गुजरात के शहरों में नहीं, पूज्य बापू महात्मा गांधी ने कहा था अगर भारत माता की तलाश चाहते हो तो जाओ गांव की झोपड़ियों में, गांव के गलियारों में, गांव के खेतों में, गांव के चौक चौराहे पर आप जाके देखो, जहां लोग अंग धंग आज भी रहते हैं, जिसके पांव धूल धुस रहता है, जो किसान है, जो गरीब है, भारत माता वहां रहती है। गांव का विकास करो। और इसी सपने को साकार करने के लिए मैं गौरवान्वित हूं, फख्र के साथ कह सकता हूं कि महागठबंधन की सरकार ने आदरणीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उनके सपना को साकार करने के लिए आपने बजट के माध्यम से योजना नाम तो सुना है। आप गांव जाइए, जिस गांव को झोपड़ियों में आप देखते थे, आप गांव जाए, गांव के बाहर से ही दिखाई देता है कि स्कूल का बिल्डिंग है, गांव के बाहर से ही गलियों में दिखाई देता है कि पानी का टंकी है। जहां जिस सपने को देखा था गांधी जी ने, जिस सपने को देखा था भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, उसी सपने की तरफ उंगली उठा के लोग बता सकता है कि यही काम आज की सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रहा। क्या चल करता? आज जाइए, मैं तो कह सकता हूं शान के साथ, जिसके खानदान में, जिसके बाप दादा ने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी मुखिया बनेगी, मेरी बेटी प्रमुख बनेगी, मेरी बेटी सरपंच बनेगी, जिला पार्षद बनेगी, कभी नहीं सोचा था। जिसके बाप दादा ने कभी कल्पना नहीं किया था इस झोपड़ी से निकल करके कोई बेटी प्रमुख, वो प्रमुख और सरपंच बनेगी। आज 2000 से अधिक जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं जो झोपड़ियों से आई है। ये किसकी देन है? ये देन है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने गांव के लोगों को उनके सपनों को साकार करने के लिए योजना चलाई है। आज महिला हंस के उत्साह के साथ
प्रखंडों में जाती है। आज जो जीविका की चर्चा हम जान रहे हैं, मैं गांव से आता हूं, गरीब गांव से आता हूं, गांव भी नहीं है मेरा, चांदपुर गांव का एक टोला है, नदी के किनारे बसा हुआ। मैं देखता हूं उस उजड़े हुए गांव को भी मैंने देखा था, लेकिन आज की तारीख में मैं देखता हूं जो जीविका का संचालन हुआ है, अब कई गांव की महिलाएं बकरी पालन, मछली पालन, पशु पालन, रोजगार किराना की दुकान चला के जीवन यापन करती। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि महात्मा गांधी के सपने को अगर साकार करने का हिम्मत किसी ने किया है तो भारत में पहला मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। क्या था पहले लड़कियों के संदर्भ में, मैंने देखा है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी मैं 2000 से मैं एमएलए रहा हूं, 5 में मेरी सरकार बनी थी, मैंने देखा इनकी इच्छा शक्ति को। उसमें लड़कियां स्कूल नहीं जाती और साइकिल दे दिया तो फफ्तियां होने लगी। अध्यक्ष महोदय, चौक चौराहे पर फफ्तियां कसी जाती थी, टिप्पणियां होती थी, आलोचनाएं होती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने साबित करके दिखा दिया कि अच्छे काम की शुरुआत करोगे। लोहिया जी ने कहा था, ये उक्ति दिया था लाल लोहिया जी ने कहा था, राम मनोहर लोहिया जी ने, कि अच्छे काम की जब शुरुआत करोगे तो तुम्हारे बगल में जो है बगल में रहने वाले वो उपहास और मजाक करेंगे, लेकिन उसके उपहास और मजाक को नजरअंदाज करके जब अच्छे काम के लिए आप अपने कदम बढ़ाओगे तो वही उपहास वही मजाक करने वाला विरोध करेगा। लेकिन उसके उपहास, उसके मजाक, उसके विरोध को तिलांजलि देके ठोकर मार के जब तुम अच्छे काम में सफल हो जाओगे तो वही विरोध करने वाला, वही उपहास और मजाक करने वाला लोग आपकी सफलता को देख के धन्यवाद देगा, जिंदाबाद बोलेगा। ये राम है और ये साबित करके दिखा दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। भले उपहास हो, मजाक हो, आज हिंदुस्तान में लोग तारीफ करते हैं। आपको पता है लड़कियां साइकिल से जाती, निर्भर होके जाती, लीडर होके जाती। किसानों के लिए एग्रीकल्चर कनेक्शन हमने देखा है गांव में, मैंने भी कई सैकड़ों पोल करवाया भी किसानों के लिए। वो किसानों के सुदूर खेतों में जहाँ 7 पोल लगता था, 8 पोल लगता था, पानी के अभाव में फसल नहीं उग पाता था, पथरीली जमीन हो रही थी, उसमें कनेक्शन दे करके हम उसका जीवन खुशहाल बना दिया। बेरोजगारों के लिए आपने देखा पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है, आदरणीय नीतीश कुमार ने कुछ महीने पहले 10,000 से अधिक 10,543 सिपाहियों को सीधे नियुक्ति दी। ये तारीफ नहीं, ये तो काबिले तारीफ है। और लगभग 70-75 हजार वैकेंसियां होने वाली है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। कुछ लोग कहते हैं शिक्षक का अभाव तो है, लेकिन प्रक्रियाएं कुछ जटिल है, उसको सरल बनाया गया है। हाल फिलहाल में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होने वाली, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है। आप चूंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, आप भी गांव जाते हैं, अपने क्षेत्र जाते हैं, आपको तलाशना होगा कि गांव के लोगों का सहयोग अपेक्षित है या नहीं। गांव के लोगों का सहयोग अपेक्षित है, उनसे मिलने जुलने, उनको तारीफ करने की बताने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानी क्या क्या सोच रहे हो मैं नहीं जानता, लेकिन कभी कभी लगता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। जब यहाँ रोजगार की बात होती है तो आप हंसते हो, मुस्कुराते हो। बोलिए। जब आप रोजगार सरकार की तरफ आप से बोलिए। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें, उन्हें बोलने दीजिए। मैं अंबेडकर को पूछने वाला दीजिए। आप अंबेडकर वादी हूँ। अध्यक्ष महोदय पता नहीं इन लोगों माननीय सदस्य व्यवधान आदत है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इन लोगों को इस तरह से विरोध करने का कोई अधिकार नहीं बनता। बगैर आपकी इजाजत के ये लोग बोल रहे हैं। आप जरा इजाजत दीजिए या इसको आश्वासन दीजिए, इनको बोलने दीजिए। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए। अध्यक्ष महोदय आज गांव में आप चल जाए, मैं तो जाता रहता हूं, मैं तो देखता हूं किसानों के भी खेतों में पानी अब बिजली के माध्यम से होने लगी। बिजली की जगमगाहट अब गांव में भी, सुदूर गांव में भी जो कभी सोचा
सोचा भी नहीं था कि इस गांव में बिजलियां आएगी। वो बिजलियां आकर के अब खूबसूरती बढ़ा दिया है गांव का। गांव में अब जल नल योजना के तहत कुछ लोग कहते हैं कि जल नल योजना फ्लॉप हो गया। अरे आप देखें कहां, लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मैं भी क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं, मुझे मालूम है, मैं एमएलए हूं, मैं भी क्षेत्र जाता हूं। ये शिकायत जरूर होती है कि मेरे टोले तक पानी नहीं आता है। ये बात सही है। उसके पहले ही तो मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि कुछ वार्ड में कुछ दूरी बन गई है, कई गांव पड़ जाते हैं एक वार्ड में, तो जिस वार्ड के लिए धमकी दी गई वहां तो पानी पर्याप्त है, वहां तो पानी उपलब्ध है। हाँ, कुछ एक गांव तक, कुछ टोले तक अगर वो पाइप नहीं गई तो उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए कि जो सपना गांधी जी ने देखा था उसको साकार करने का दायित्व अगर किसी के कंधे पर है तो आज के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कंधे पर है, इस सरकार के कंधे पर है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो दायित्व, जो जवाबदेही लोगों के कंधे पर मिली है उसको निर्वहन करने में कोई कंजूसी नहीं की जाएगी, नहीं की जा रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक इन लोगों को प्रताड़ित करना नहीं चाहता हूँ। इन लोग मेरी बात से बड़ी दुखी हो जाते हैं। कह रहे थे कि मैं चर्चा करूं कि नाथूराम की मौत कैसे हुई, तो आपकी तरफ से इशारा आएगा। भारतीय जनता पार्टी हमारी यहाँ ये कहती है कि यहाँ जंगल राज है, जंगल राज की। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात है। महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव के क्रम में अपने विचार को वो व्यक्त कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप स्थान ग्रहण करिए। और माननीय श्री चौधरी जी, आप कंक्लूड करें। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक आपके आदेश का अनुपालन करते हुए अधिक समय न लेता हूं, लेकिन मुझको लगता है कि किसी दल के द्वारा ये आवाज आती है कि ये जंगल राज आ गया। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि जंगल राज की आप चर्चा करते, आप जंगल राज की चर्चा करते हैं, आप बगल के राज्यों को झांकते नहीं। आज दिल्ली और बिहार को छोड़ दीजिए, तो बीच में जो राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां बाबा बुलडोजर के चलते झोपड़ियां गरीब लोग करा रही है, बेटियों की मौत हो रही है। बिहार की बेटी ने एक टिप्पणी की, छोटी सी टिप्पणी की अपने मुखारबिन से, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको नोटिस भेज दिया। बिहार की लड़कियों का मान सम्मान कैसे नीचा हो, बिहार की लड़कियों का अपमान कैसे हो, ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने किया है। मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बातें हो चुकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, अपनों को अपने पर इल्जाम बहुत है। जिंदगी के रथों पे लगाम बहुत है, अपनों को अपने पर इल्जाम बहुत है। सोचता हूं तो थम जाता हूं, उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझको समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की